तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे क्लास 8 के विज्ञान का छठा अध्याय जंतुओं में जनन के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, जनन की विधियां क्या-क्या हैं, मनुष्य के जनन अंग तथा उसके प्रक्रम क्या हैं, शुक्राणु तथा अंडाणु क्या हैं, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन क्या होता है, परख नली शिशु कहने का क्या तात्पर्य है, गर्भाशय में भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है, जरायुज तथा अंडप्रजक जंतु किसे कहते हैं, कायांतरण प्रक्रिया कहने का क्या तात्पर्य है, अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है, क्लोनिंग प्रक्रिया क्या होती है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल, यानी जिंदा रहने के लिए। आप पौधे में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति या स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। अब हम जान लेते हैं जनन की विधियां के बारे में। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 6.1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम संख्या 1 एवं 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली यानी कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं। यह है पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। अब हम इस सारणी 6.1 को भरने का प्रयास करेंगे। जैसे क्रम संख्या 1 में मनुष्य के बच्चे का नाम शिशु बताया गया है, वहीं बिल्ली के बच्चे का नाम क्या है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिलौटा। बिलौटा बिल्ली के बच्चे हुए, और कुत्ते के बच्चे का क्या होगा? तो पिल्ला। याद रखना है बच्चों आपको। और तितली के बच्चों को हम क्या कहेंगे? आप इल्ली कह सकते हैं, या कैटरपिलर भी आप कह सकते हैं। मुर्गी के बच्चे क्या कहलाते हैं?
तो वो चूजा कहलाते हैं और गाय के बच्चे बछड़ा कहलाते हैं और मेढक के बच्चे टैडपोल कहलाते हैं। तो इन नाम को आपको याद रखना है। अब हम जान लेंगे लैंगिक जनन के बारे में। कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर तथा मादा जननांग या भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर तथा मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। अब हम जान लेंगे नर जनन अंग के बारे में। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण तथा 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न या लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। चित्र 6.2 को देखिए जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? तो बिल्कुल बच्चों, ये एक एकल कोशिका है। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको मानव में नर जनन अंग दिखाया गया है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये विभिन्न भाग हैं। ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, मैंने नीले रंग से रंग दिया है। इस हिस्से को हम वृषण कहते हैं, जो शरीर के बाहरी अवस्था से भी दिखाई देता है। और ये वाला हिस्सा जो मैंने लाल रंग से रंग किया है, इसे हम शिश्न कहते हैं। और ये वृषण, याद रखिए, ये एक नलिका से जुड़ा होता है जिसे हम शुक्राणु नलिका कहते हैं। शुक्राणु नलिका की संख्या 2 होती है जो दोनों वृषण से जुड़ी होती है। यहाँ आप इस तस्वीर को देखकर भली भांति समझ सकते हैं। बच्चों, आपको याद रखना है, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहा जाता है। यहाँ आप मानव शुक्राणु का एक चित्र देख पा रहे हैं जिसमें एक सिर है और एक मध्य भाग है और एक पूंछ है। यहाँ पर हर शुक्राणु में इसी प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इसे आपको जान लेना है। और यही शुक्राणु जो युग्मक कहलाते हैं, ये अंडों के साथ जुड़कर संलयित होकर फिर एक नए कोशिका को जन्म देते हैं। बच्चों, पहेली यहाँ जानना चाहती है कि शुक्राणु में पूंछ किस प्रकार
काम आती है। तो आपको याद रखना है, जिस प्रकार मछली में पूंछ उसे गति प्रदान करती है, उसे तैरने में सहायता देती है, उसी प्रकार शुक्राणु के पूंछ भी उसे गति करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम जान लेंगे मादा जनन अंग के बारे में। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी तथा गर्भाशय होता है, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। अंडाशय, यहाँ पर अंडे रहते हैं और अंडवाहिनी यानी यह एक नली जैसी संरचना है। ये शरीर के अंदर की अवस्था है बच्चों, और यह है गर्भाशय, यानी यहीं पर एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है। यही वो जगह है, इसे आपको जानना है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। मानव में, जो कि स्त्रियों में, प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन या मुक्त अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। तो बच्चों, यहाँ आपको एक मानव अंडाणु दिखाया गया है। मानव अंडाणु में एक केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक का क्या कार्य है बच्चों? केंद्रक किसी भी कोशिका को पूरी तरह से नियंत्रण करता है। यह बात को याद रखनी है। यहाँ बूझो कुछ कहता है, चलिए जानते हैं। बूझो को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में, या बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। अब हम जानेंगे निषेचन के बारे में। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, तो इनमें से एक शुक्राणु, याद रखिए, एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको निषेचन की प्रक्रिया को समझाया गया है, जहाँ अंडाणु के अंदर शुक्राणुओं का प्रवेश हो रहा है और फिर एक अलग कोशिका का निर्माण हो रहा है, जिसे हम युग्मनज कह रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये दो शुक्राणु और अंडाणु एक साथ एक ही जगह में प्रवेश करके एक युग्मनज की सृष्टि करते हैं। ये संलयित हो जाते हैं और एक संलयित केंद्रक का निर्माण करते हैं। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि यानी इंडिविजुअल का प्रारंभ है, यानी युग्मनज ही वह कोशिका है जहाँ से एक नए शिशु का जन्म होता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री
यानी माँ के अंडाणु और नर या पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माँ से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई या बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है? बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर या चिकित्सक ताजा अंडाणु एवं ताजा शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन, जो कि शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके बाद उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। क्रियाकलाप 6.1 बसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा करती है। जैसा आपको यहाँ इस चित्र में मेढक के अंडे का बताया गया है। यह मेढक के अंडे का चित्र है जिसमें काफी सारे अंडे एक साथ हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं एक जेली नुमा संरचना सभी अंडों को
एक साथ किए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। तो यहाँ पर शुक्राणु और अंडे दोनों साथ मिल गए, यानी एक हो गए। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह आपको याद रखनी है बच्चों। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। बच्चों, बूझों के मन में यहाँ एक सवाल है। चलिए उस सवाल को जानते हैं। मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है? तो इसके सवाल का उत्तर पहेली बहुत ही अच्छी तरह से देती है। चलिए जानते हैं। यद्यपि यह जंतु सैकड़े अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडे का निषेचन नहीं होता है और वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। बच्चों, बूझों के मन में फिर से एक सवाल है। एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है, यह वह जानना चाहता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर आपको एक भ्रूण का परिवर्धन दिखाया गया है कि यह परिवर्धन आखिर किस प्रकार होता है। जैसे युग्मनज का बनना और युग्मनज से भ्रूण का विकास। और बी में आपको दिखाया गया है कोशिकाओं का पिंड, जो कि आवर्धित रूप में दिखाया गया है, यानी बड़े रूप में आपको दिखाया गया है। और सी वाले चित्र में दिखाया गया है भ्रूण का गर्भाशय में रोपण, वह भी आवर्धित रूप में, यानी मैग्नीफाइन रूप में बड़े करके आपको दिखाया गया है। हालांकि ये सभी अंग हमारे शरीर के भीतर ही मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक युग्मनज
का निर्माण आखिर किस प्रकार होता है, पहले आपको वह अंडाशय से बिल्कुल दिखाया गया है। अंडाशय अंड का उत्सर्जन करते हैं, फिर यह युग्मनज बनता है और युग्मनज धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, यानी कोशिका में विभाजन होता रहता है और कई सारी कोशिकाओं में विभाजित होते होते एक गर्भाशय तक पहुंच जाता है और इसी गर्भाशय में बच्चे का विकास होता है। और यही वह गर्भाशय है जहां पर आपको परख नली शिशु को रोपित किया जाता है, यानी भ्रूण को रोपित किया जाता है। और बी वाले चित्र में कोशिकाओं का पिंड दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक कोशिका कई सारी कोशिकाओं में बढ़ चुका है। आप देख पा रहे हैं काफी सारी कोशिकाओं का निर्माण हो गया है। और सी वाले चित्र में आपको एक विकसित भ्रूण दिखाया गया है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है, जैसा इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? आइए पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसे ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। बच्चों, याद रखिए, बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडज्योत्पत्ति होती है। आपने तालाब या झरने में मेढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। अब हम जान लेंगे जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु आखिर किसे कहते हैं। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे तथा जरायुज एवं अंडप्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। तो चलिए क्रियाकलाप 6.2 को समझने की कोशिश करते हैं।
मेढक, छिपकली, तितली अथवा शलभ, मुर्गी तथा कौवे अथवा किसी अन्य प्राणी पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए हैं? जिन अंडों को आपने एकत्र किया है, उनके चित्र बनाइए। बच्चों, याद रखिए, कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता या बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतु के उदाहरण हैं। अब क्या आप जरायुज एवं अंडप्रजग जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? अब हम जान लेंगे शिशु से वयस्क तक के बारे में। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे से प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते हैं। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे मेढक के जीवन चक्र के बारे में। मेढक में अंडों से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं या चरणों का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं या चरणों को देख पाते हैं। पहला है अंडा, अंडा से टैडपोल या लार्वा बनना। दूसरा और तीसरा है वयस्क। क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे? टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं, अतः हमारा कोई कायांतरण नहीं होता है। तो बच्चों, इस चित्र में आपको मेढक का जीवन चक्र बताया गया है। जैसे मेढक का जीवन चक्र आरंभ में एक अंडे से होता है और कई सारे अंडे से हो सकता है। उसके बाद का प्रक्रम है आरंभी टैडपोल के रूप में, यानी इस अंडे से टैडपोल का निर्माण होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये आँखों का निर्माण हो चुका है और इस तरह से पूरे शरीर का निर्माण हो चुका है। इसके बाद का प्रक्रम आता है, तो वह है टैडपोल के बाद का प्रक्रम, जब वह काफ़ी बड़ा हो जाता है। यहाँ पर आँखें हैं, ये शरीर हैं, ये हाथ पैर निकल आते हैं और ये पीछे का भाग फिर बदलकर पीछे के अंगों में बदल जाता है और उसके बाद रूपांतरित होता है एक वयस्क मेढक में। अब हम जान लेंगे अलैंगिक
जनन के बारे में। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसके लिए हम क्रियाकलाप 6.3 को समझने का प्रयास करेंगे। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है और फिर इसकी तुलना चित्र 6.11 से कीजिए। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उदर्ध से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में भी दिखाई देती है। आइए देखें यह कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों या कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों को जन्म देते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको अमीबा में द्विखंडन की प्रणाली को दिखाया गया है कि किस प्रकार एक एकल कोशिका से एक नए अमीबा का जन्म होता है। एक एकल कोशिका, देन उसके बाद विभाजित केंद्रक होता है और फिर पूरी तरह से 2 अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होने की प्रक्रिया में अग्रसर होकर इस तरह से एक और नए कोशिका का जन्म होता है और इस प्रकार से एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बदल जाती है। तो बच्चों, अब हम डॉली की कहानी जानेंगे, जो कि एक क्लोनिंग प्रक्रिया से जिसका जन्म हुआ था। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम
इयान विल्मेट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथियों से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़े के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतु में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको डॉली के जन्म देने वाले फिन डॉर्सेट भेड़ और स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का चित्र भी दिखाया गया है और यह है डॉली का चित्र। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे इस अध्याय से आपने क्या सीखा। जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग हैं। नर के जनन अंग हैं वृषण, शुक्राणु, नली एवं शिश्न। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अथवा अंडकोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय, कुत्ते इत्यादि में होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। इसके अलावा हमने जाना कि युग्मनज में
अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि और परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचानने योग्य हो जाते हैं उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। हमने जाना कि जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं को दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी ऐप के द्वारा भी आप फ्री में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।